हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रीढ़ की हड्डी, जिसको जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, उस पाठ का पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? उत्तर है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने ज़माने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान ज़माने की तुलना में अपना ज़माना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं। इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। यह तर्कसंगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यूँ भी हर जमाने की अपनी स्थितियाँ होती हैं। जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं, परंतु बुजुर्ग लोग प्रायः अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनते हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है। यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है, किंतु इसका कोई महत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 2, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? उत्तर है, रामस्वरूप अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाता है। वह उससे उच्च शिक्षा दिलवाना अपना कर्तव्य समझता है, परंतु जब उसके विवाह का समय आता है तो उसे समाज की पिछड़ी मनोभावों का शिकार होना पड़ता है। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लड़के तथा सास ससुर को ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उसके नियंत्रण में नहीं रहेगी। यह बात बात पर नखरे करेगी, विरोध करेगी, प्रश्न करेगी तथा उन्हें चुनौती देगी। वे इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। इस कारण रामस्वरूप और उमा की स्थिति विचित्र हो जाती है। उन्हें विवाह के लिए उमा की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सही तरीके से देखने वाले लोगों के सामने उपस्थित हो। वह अपने आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बातें करें, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले। उनमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक तरह प्रकट करें ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। यह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इसी प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा है। रामस्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर है, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। पहला, शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के अर्थात व्यक्तित्वहीन है। उसका कोई निजी मत, स्थान या महत्व नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उससे जैसा कहा जाता वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता चलता है। ऐसा पति योग्य
नहीं है। दूसरा, शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा बैठा है। उसका सरेआम अपमान हो चुका है, अतः वह अपमानित दुष्चरित्र है। तीसरा, उसका शरीर कमज़ोर है, उससे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह तो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी ऐसी बातें करता, अशिक्षा को प्रोत्साहन देता, कम पढ़ी लिखी बहू चाहता। गोपाल प्रसाद की ज़रूरत कम पढ़ी लड़की हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोब धाप के आगे कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। अगला प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर है, हम समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं। दूसरा, सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं। तीसरा, सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं। चौथा, कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझा कर रास्ते पर ला सकते हैं। अब महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, प्रेमा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है, प्रेमा एक आम भारतीय लड़की है, माँ है, जो जग विश्वासों पर जीती है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अशिक्षित, प्रेमा अनपढ़ है। स्कूली शिक्षा के नाम पर उसने आ ई पढ़ा है तथा एक पुस्तक स्त्री सुबोधनी पढ़ी है। उसका ज्ञान बस इतना ही है। इसी के बल पर वह स्वयं को MA BA से भी अधिक सियानी समझती है। घर गृहस्थी में कुशल, प्रेमा सामान्य भारतीय माँ है, इसलिए वह घरेलू चौका बर्तन और सहेज संभाल में कुशल है। उसने मेहमानों के आगे से पहले सारा प्रबंध कर लिया है, इसलिए जहाँ अपने पति रामस्वरूप मेहमानों के आने पर घबरा जाती हैं, वह संभली रहती है तथा सारी व्यवस्था ठीक से संभाल लेती है। असहाय माँ, प्रेमा शादी विवाह के लिए उमा को राजी नहीं कर पाती। यहाँ वह स्वयं को असहाय महसूस करती है। यद्यपि वह उमा के सामने अच्छे तरीक़ा से दिखाई नहीं दी, किंतु उसे अपने अनुसार ढाल नहीं पाई। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रीढ़ की हड्डी हास्य एकांकी है। उत्तर है, रीढ़ की हड्डी हास्य एकांकी है। इसमें हास्य और व्यंग के दोनों तत्व विद्यमान हैं। एकांकी का आरंभ हल्के फुल्के दृश्य से होता है। मालिक और नौकर की नोक-झोंक विनोदपूर्ण है। नौकर की मूर्खतापूर्ण बातें और रामस्वरूप के करारे उत्तर हंसी पैदा करते हैं। नौकर का अपनी मूर्खता पर खुद हंसना, मालिक के आदेश का गलत अर्थ लेना, बिछाने की चादर की बजाय मालिक की धोती मांगना, ऐसे दृश्य हैं जो पाठक को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। हंसी के तत्व एकांकी के मुख्य प्रसंग में भी है।
गोपाल प्रसाद जानबूझकर मनोरंजन प्रसंग उठाता है। वह दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ाने की बात करता है, खूबसूरती पर टैक्स लगाने का सुझाव देता है, नर नारी की असमानता पर बेवजह तर्क देता है। ये सभी संवाद हंसी उत्पन्न करते हैं। रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा के प्रसंग भी हास्यजनक हैं। पति का पत्नी को बार बार मूर्ख कहना, ग्रामोफोन कहना, पत्नी का स्वयं को मूर्ख मान लेना हास्यजनक प्रसंग है। एकांकी का अंत व्यंग से होता है। जब उमा गोपाल प्रसाद सा शंकर को आड़े हाथों लेती है तो हंसी व्यंग की चोट में बदल जाती है। इस प्रकार हम इस एकांकी को हास्य एकांकी कह सकते हैं।